हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। आज आपको एबायोटिक फैक्टर्स जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उनके बारे में बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है एबायोटिक एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में हमारे यहाँ कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, मिट्टी। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हवा और पानी के द्वारा किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। तो जो प्लांट्स एक्वाटिक मीडियम में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया वाटर करंट के द्वारा होती है, पानी के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार होने वाली प्रक्रिया को या इस प्रकार के होने वाले पॉलिनेशन को, जो कि वाटर करंट के द्वारा होता है हाइड्रोफोटिक प्लांट्स में, हाइड्रोफिली कहते हैं। जनरली हाइड्रोफिली का मतलब क्या है कि when the pollination takes place by the water current in aquatic submerged or free floating or rooted free floating plants is called hydrophily। तो इस तरह के पौधों के बारे में आपको मालूम होगा कि पानी में कौन कौन से पौधे उगते हैं, जैसे हाइड्रिला, ट्रैपा, वेलिसिनेरिया। इवन आपने लोटस को भी देखा होगा। तो लोटस का फ्लावर काफी बड़ा होता है और उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जबकि वो एक एक्वाटिक प्लांट है। इन लोअर प्लांट्स जैसे कि छोटे पौधे जो होते हैं, क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स जिनमें कि फ्लावर नहीं उगते हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की गैमेटोफिटिक फेज, इन सब में भी पानी की धारा के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा गैमीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल गैमेट्स जो है फीमेल गैमेट की तरह वाटर करंट के द्वारा आते हैं। तो इस फिनोमेना को हाइड्रोफिली कहते हैं। तो लोअर प्लांट्स में भी हाइड्रोफिली होती है और हायर प्लांट्स में भी होती है। कुछ हायर प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्वाटिक होते हुए भी इंसेक्ट पॉलिनेशन शो करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको लोटस के बारे में बताया। अब सेकंड जो फैक्टर है आपके सामने, हवा। हवा यानी वायु के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होता है? तो जब प्लांट्स में पॉलन का ट्रांसफर मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन की तरफ, फीमेल ऑर्गन की तरफ परागकण ट्रांसफर होते हैं, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, एयर करंट के द्वारा। तो इस प्रकार के फिनोमेना को वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसको परिभाषित करने के लिए आप कैसे बोलेंगे कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय विंड इन टॉल ट्रीज विथ वेरी स्मॉल unattractive flowers like pinus, conifers, sementiferous trees and some monocots and grasses is called anemophily. Anemophily is also found in gymnosperms। तो हवा के द्वारा होने वाला ये परागण जिम्नोस्पर्म्स में भी पाया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जिम्नोस्पर्म के ट्रीज बहुत ऊंचे बड़े होते हैं। पाइनस देखा आपने, साइकस देखा, कैजुराइना देखा, एबीज देखा, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स है जो टॉल ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं। और इनके परागकण या इनके मेल कोन्स जो है ब्रांचेस के अपर एंड पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल कोन से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल कोन की ओर विंड करंट के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में भी एनिमोफिली पाई जाती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन से हैं? जैसे कि आपके जितने भी ग्रामनी ग्रासेस हैं, जो आपकी फसलें हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज है, जो वो सारे कैसे होते हैं? हवा के द्वारा उनमें पॉलिनेशन होता है। जैसे गेहूं है, मक्का है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब में पॉलिनेशन की प्रक्रिया जनरली हवा के द्वारा होती है, क्योंकि इनको बहुत लार्ज नंबर में ये अपने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर में फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, और उन सब हर एक फीमेल फ्लावर में एक सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरी फिनोमिना को कंप्लीट करने के लिए उनको एयर करंट की आवश्यकता होती है, और एयर करंट के माध्यम से ही परागकण जो है मेल ऑर्गन से यानी एंथर से कार्पल की ओर, कार्पल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो हवा के द्वारा होने वाले इस परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय द विंड करंट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एनिमोफिली।
ये फोटोग्राफ्स ज्यूरिक बोटानिकल गार्डन में कंजर्व किए गए हाइड्रोफिटिक प्लांट्स का है। इसमें आप देख रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कई तरह के यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स लगे हुए हैं और इनमें जो लार्ज साइज हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन जो पानी के अंदर हैं प्लांट्स, स्मॉल साइज प्लांट्स हैं, उनमें पानी के द्वारा या हाइड्रोफिली होती है, पानी के द्वारा भी परागण होता है। तो ऐसे छोटे पौधे जो पानी की सतह पर डूबे हुए हैं या सतह पर प्रेजेंट हैं उनमें पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और जो बड़े इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लांट्स फ्लावर दिखाई दे रहा है, निम्फिया की स्पीशीज है ये, तो इसमें इंसेक्ट्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। जिनके फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें इंसेक्ट्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। अब आइए हम बात करते हैं हाइड्रोफिली के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोफिली क्या है, ये पानी के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन है प्लांट्स में। ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या लोअर प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उनमें वाटर करंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो हाइड्रोफिली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये यहाँ पर देखिए आप, कि इन एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली may be of two types, epihaidrophily and hypohydrophily. epihaidrophily का मतलब है कि जब पानी की सतह के ऊपर वाटर करंट के द्वारा परागकण आते हैं और फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं। और हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है कि जो पौधे सबमर्ज्ड होते हैं उनके फ्लावर पानी की सतह के अंदर डूबे हुए होते हैं, तो उन प्लांट्स में वाटर करंट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। In some plant species which have free floating habit, pollination takes place on the surface of the water and it is called as epihydrophily. And like plants Vallisneria, Hydrilla and Elodea show epihydrophily. If pollination occurs within the water in submerged plant species is called hypohydrophily. Example है Nagus, Zostera, Ceratophyllum. ये सब क्या है, hypohydrophilous plants है। Epihydrophily, pollination in Vallisneria. Vallisneria is a submerged hydrophytic plant, is dioecious, and male flowers produced within the water. After maturity, they detach from the plant body and come on the surface of the water. Female flowers are also produced underwater branches, but after maturity they come out on the surface due to uncoiling of pedicel. These flowers forms cup or plate-like structure on the surface of water. When floating male flowers come in contact with these female flowers, pollen grains are transferred from anther to stigma. After pollination, the pedicel of the female flower again get coiled and flowers come under the water. Then fruits and seeds are developed inside the water. ये इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है वैलिसिनेरिया। जो इसमें देख रहे हैं वैलिसिनेरिया में कि इसमें मेल फ्लावर्स मैच्योर होने के बाद अपने इन्फ्लोरेसेंस से अलग होकर टूटकर ऊपर आकर पानी में तैरने लगते हैं। और इसके साथ ही फीमेल ब्रांच में फीमेल फ्लावर मैच्योर होता है और फीमेल ब्रांच पानी की सतह पर आकर ग्रो करके ऊपर तक पहुंच जाती है, अनकॉइल्ड हो जाती है और फीमेल फ्लावर पानी की सतह पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये मेल फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे, जो कि पानी में वाटर करंट के साथ तैरते हुए फीमेल फ्लावर के पास पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के फीमेल फ्लावर में पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये फीमेल फ्लावर का पेडिसिल है जो कि लंबा होकर पानी की सतह पर पहुंच गया है। ये आप यहाँ फीमेल फ्लावर देख रहे हैं इस डायग्राम में, और इस फीमेल फ्लावर के पास पानी में तैरते हुए ये मेल फ्लावर पहुंच जाते हैं, जो जाकर के स्टिग्मा पर पहुंच करके पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ पा रहे होंगे कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया पानी की सतह के ऊपर हो रही है
और इस प्रकार का पॉलिनेशन जो वाटर लेवल के ऊपर पहुंचकर होता है, फ्लावर्स पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं और फिर पॉलिनेशन होता है, तो इस फिनोमिना को एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, जिसका ये एग्जाम्पल आपने वैलिसिनेरिया देखा है। ये वैलिसिनेरिया का प्लांट है, रूटेड प्लांट है, और उससे निकलने वाले मेल फ्लावर पानी में तैरते रहते हैं, और ये फीमेल फ्लावर है जो अपने ये पेडिसिल इसका लंबा हो जाता है, जिसके कारण फीमेल फ्लावर पानी की सतह पर आ जाता है। तो इस प्रकार ये सतह पर पॉलिनेशन शो करते हैं। इस प्रकार की पॉलिनेशन को एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली इन जोस्टेरा। इन जोस्टेरा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है। जोस्टेरा एक सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट है। इन जोस्टेरा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट pollen grains are much elongated, about 2.5 mm in size, and they are without axine after reaching on the stigma. They coiled around the stigma and germinate. तो ये काफ़ी लंबे साइज में बड़े होते हैं, 2.5 mm के, जो स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं और स्टिग्मा के चारों ओर कॉइल्ड हो जाते हैं और पॉलिनेशन के फिनोमिना को पूरा करते हैं। Pollen grains have some specific gravity as that of water. Therefore, they can float below the surface of water. तो इन pollen grains की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक ग्रेविटी के समान ही होती है, जिसके कारण ये पानी के अंदर भी तैरते हुए मूव कर सकते हैं वाटर करंट के साथ और अपने फ्लावर को पॉलिनेट कर पाते हैं। एडॉप्टेशन फॉर हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के लिए प्लांट्स में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि पॉलन ग्रेन्स ऐसे प्लांट जो कि वाटर करंट के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, उनमें भी फ्लावर्स छोटे होते हैं, कलरफुल नहीं होते और अनअट्रैक्टिव होते हैं, और फ्लावर के जो पंखुड़ियाँ होती है में वैक्स कोटिंग पाई जाती है ताकि वो पानी में गलने ना पाए। ऑर्गन्स पॉलन ग्रेन्स भी वैक्स कोटेड होते हैं। इनका स्टिग्मा चिपचिपी होता है, स्टिग्मा पर भी वैक्स कोटिंग पाई जाती है, अनवेटेबल होता है यानी पानी में वो गलने ना पाए, और उसमें कलर, सेंट, नेक्टर ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं। फ्लावर साइज में स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। Pollen grains have some specific gravity as that of water, therefore they can float below the surface of water. यानी जो pollen grains हैं उनकी specific gravity water current के water molecule की specific gravity के समान ही होती है, जिसके कारण वो पानी के अंदर भी water current के साथ तैरते हुए अपने फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना पूरी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोफिली में भी जो फ्लावर होते हैं वो छोटे होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं, उनमें खुशबू नहीं होती है, कलर भी नहीं होता है, लेकिन उसमें वैक्स कोटिंग हो सकती है, थिक क्यूटिन पाई जा सकती है, स्टिग्मा स्टिकी और अनवेटेबल होता है, जिसके कारण वो पॉलन ग्रेन को आसानी से अपने आप पर स्थापित कर पाते हैं या रिसीव कर पाते हैं। Anemophily. Transfer of pollen grains from anther to stigma by air is called anemophily. Anemophilous plant species grow in large numbers and produce large number of flowers to ensure the pollination by wind. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एनिमोफिली का मतलब है विंड के द्वारा पॉलिनेशन होना, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होना, हिंदी में जिसे कहते हैं वायु परागण। तो वायु परागण का मतलब है कि पॉलन ग्रेन्स विंड करंट के द्वारा एंथर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं एनिमोफिली। और एनिमोफिलस प्लांट्स का क्या नेचर होता है कि जनरली एनिमोफिलस प्लांट्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये फ्लावर्स स्मॉल साइज होते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, और इनमें सेंट भी नहीं होती है, खुशबू नहीं होती, कलर भी नहीं होता फ्लावर्स में, ना ही नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं। ये लार्ज अमाउंट में पैदा होते हैं प्लांट बॉडी पर, और विंड करंट के द्वारा, विंड करंट की स्पीड के साथ ये पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और वहां पर पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो इसे हम कहते हैं एनिमोफिली यानी क्रॉस पॉलिनेशन बाय विंड। Adaptation for anemophily.
एडॉप्टेशन फॉर एनिमोफिली का मतलब है कि वायु परागण के लिए प्लांट्स में ऐसे कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण वो विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन करते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो इतना देखते हैं कि हवा को किसी प्रकार के अट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती। हवा एक नेचुरली चलने वाला फैक्टर है, नेचर में मौजूद फैक्टर है। तो हवा के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स की संख्या अधिक होती है, लेकिन फ्लावर्स का साइज बहुत छोटा होता है। आकर्षक नहीं होते फ्लावर, अधिक संख्या में होते हैं और इनमें किसी प्रकार की खुशबू नहीं होती, ना ही इनमें मकरंद होता है। लेकिन इसके एवज में इन्हें अधिक मात्रा में परागकण प्रोड्यूस करना पड़ता है, अधिक मात्रा में फ्लावर्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि विंड करंट की स्पीड और विंड करंट का डायरेक्शन वो प्रभावित करता है परागकणों के मूवमेंट को, और ऐसी स्थिति में ये श्योरिटी हो कि परागण हो ही गया है, तो परागण को कंफर्म करने के लिए इन्हें अधिक से अधिक मात्रा में परागकणों का उत्पादन करना पड़ता है। इनके परागकण ड्राई होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, हल्के होते हैं ताकि वो हवा के साथ आसानी से ऊपर उड़ सके। कुछ जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि परागकणों में विंग्स पाए जाते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हवा में उड़ने वाले जो परागकण होते हैं उनमें हवा में उड़ने की क्या सुविधाएं होती हैं कि वो या तो उनका वेट कम होता है, या वो चौड़े चपटे होते हैं, हल्के होते हैं। उनकी जो बाहरी कवच है वो कैसी होती है? पंखनुमा, पतली झिल्ली नुमा होती है, जिसके माध्यम से वो हवा में उड़ सकें। और ऐसे प्लांट्स जो कि विंड करंट के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं उनमें दो तरह की प्रवृत्तियां देखी गई। जैसे कि आपने जिम्नोस्पर्म में देखा कि वो लार्ज ट्रीज, टॉल ट्रीज होते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स, और आकाश में उनके जो मेल कोन लगे हुए होते हैं ऊपर की ब्रांचेस में लगे हुए होते हैं। तो उन मेल कोन से परागकण जो है विंड करंट के द्वारा उड़ते हैं और आकर फीमेल कोन के पर गिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर परागकण बहुत मेल कोन काफी ऊंचाई पर होते हैं, वहां पर विंड करंट ही उन पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्पफुल होती है। या फिर जो ग्राउंड में लगने वाले जैसे ग्रेन्स की फसलें हैं, जैसे कि राइस है, वीट है, सोरगम है, मेज है, बार्ली है, इन सब प्लांट्स में आपने देखा होगा बाली लगती है, स्पाइक के रूप में इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। कुछ इन्फ्लोरेसेंस ऐसे होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही स्पाइक में लगा होता है, और कुछ में मेल एंड फीमेल अलग अलग स्पाइक्स भी होते हैं। तो इस तरह से ये स्पाइक्स में लगे हुए लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर जो है मैच्योर होने पर उनके एंथर एक्सप्लोजन के साथ फटते हैं और विंड करंट के माध्यम से वो उड़ते हुए फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो ये देखा गया है कि जो ग्रासेस हैं वो लार्ज नंबर में अपने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करती हैं और उन इंडिविजुअल्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनको पॉलिनेशन की फिनोमिना को कंफर्म करना है, प्लांट्स में निश्चित करना है कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है। और ऐसे जो विंड करंट से होने वाला पॉलिनेशन उनमें जनरली जो एंथर है वो वर्सेटाइल होते हैं। आप ऐसा ग्रामिनी फैमिली यानी वीट फैमिली में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से कि इनके एंथर जो है वर्सेटाइल नेचर के होते हैं और वो दोनों तरफ कनेक्टिव के दोनों साइड में हिलते रहते हैं हवा में। हिलने से क्या होता है कि उनके परागकण मैच्योर होने के बाद, एंथर के फटने के बाद, एंथर लोब के हिलने से परागकण हवा में गिरते हैं और हवा की करंट के द्वारा, विंड करंट के द्वारा वो जाकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। फिर दूसरा बात ये होती है कि ऐसे फ्लावर्स या इस तरह के प्लांट जो कि विंड पॉलिनेशन करते हैं उनके स्टिग्मा भी काफ़ी लंबे होते हैं। वो फ्लावर से बाहर निकल कर आकर एक्सपोज्ड रहते हैं, या तो हवा में पेंडेंट झूलते हुए होते हैं या फिर फ्लावर से ऊपर निकलकर बाहर की ओर एक्सपोज्ड होते हैं ताकि वो उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स को आसानी से रिसीव कर सके। दूसरी बात यह है कि उनके स्टिग्मा पर फीदर्स बहुत अधिक होते हैं। फीदर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो परागकणों को अपने आप में फंसा लें। फिर उनके फीदर्स चिपचिपे भी होते हैं, स्टिकी सब्सटेंस निकलता रहता है उनके स्टिग्मा से, ताकि वो स्टिकी सब्सटेंस हवा में उड़ने वाले पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करके उनको अपने आप में चिपका लें।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनिमोफिली के लिए प्लांट्स में ये पॉलिनेशन की फिनोमिना के लिए अडॉप्टेशन पाए जाते हैं। कुछ पौधे जो बड़े ट्रीज होते हैं उनमें ये भी देखा गया है कि विंड पॉलिनेशन के लिए वो अपने फ्लावर्स आने के पहले ही उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग शुरू होती है ताकि उनका पूरा इन्फ्लोरेसेंस हवा में, एयर में एक्सपोज रहे, और जैसे ही विंड करंट चले तो उसके साथ उनके मैच्योर्ड एंथर से परागकण विंड करंट के साथ उड़कर फीमेल फ्लावर तक पहुंचे। तो ये सारे एडॉप्टेशन जनरली एयर पॉलिनेशन शो करने वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं। Number of ovules are reduced to one within the ovary of grass family to ensure the pollination. तो pollination के लिए एक महत्वपूर्ण एडॉप्टेशन ये और भी है कि जो ग्रामटी फैमिली है उसकी ओवरी में ओव्यूल्स की संख्या घटकर 1 रह जाती है, ताकि वो जो ओव्यूल है निश्चित तौर पे जो भी परागकण आए उसके साथ उसमें पॉलिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए और ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करे। तो सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को एश्योर करने के लिए यहाँ पर ओव्यूल की संख्या भी घट जाती है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन फैमिली ग्रामिनी आप ऐसा देखते हैं। फिर इन मेज पॉलन ग्रेन्स आर फेयरली लार्ज एंड हैवी, मक्के में परागकण बड़े भी होते हैं, हैवी भी होते हैं और वो हवा के साथ उड़ नहीं पाते हैं। तो इनके क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स टर्मिनली डेवलप होते हैं इन्फ्लोरेसेंस पर, और ये जब हिलते हैं एंथर, इनके वर्सेटाइल एंथर्स होते हैं, उनके हिलने से परागकण बाहर निकलते हैं और अपने ही इन्फ्लोरेसेंस के फीमेल फ्लावर्स के जो रेशे निकले हुए थे जिनको आप कॉप्स कहते हैं, बाली कहते हैं, उनमें जाकर गिर जाते हैं और पॉलिनेशन के फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेज में पॉलिनेशन होता है। In maize, pollen grains are fairly large and heavy. They cannot be blown by the wind. They cannot be blown by a light wind. And clusters of male flowers borne terminally and female inflorescences borne laterally on lower side. The silk of the copse which projects beyond the protective leaves comprises the stigmas and are able to catch the pollen. तो इस प्रकार आपने समझा कि मक्के में जो रेशे निकले रहते हैं, बाली निकली होती है, उसमें जाकर परागकण हवा के द्वारा नीचे गिर करके फंस जाते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एनिमोफिली के लिए किस तरह से ये ग्रास है जिसको कहते हैं कॉर्टेडेरिया सेलोना। इस ग्रास में पैम्पास ग्रास के नाम से जानी जाती है। आप ये देख रहे हैं, इसका ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है और इन इन्फ्लोरेसेंस में लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये विंड करंट के द्वारा इनके पॉलन ग्रेन गिरते हैं और अपने ही प्लांट के फीमेल फ्लावर पर गिरकर पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। कई बार ये दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पर भी इनके परागकण पहुंचते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। ये भी एनिमोफिली का एग्जाम्पल है। वीट का पिक है जो कि गूगल सर्च के माध्यम से इसको लिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है शटरस्टॉक से इसको लिया गया है, इस पिक फोटोग्राफ्स को। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, पिछले लेक्चर्स में भी आपने समझा होगा कि पॉलिनेशन का महत्व क्या है। तो वास्तव में प्लांट्स पॉलिनेशन, फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना होता है। मेल गैमेट की यात्रा फीमेल गैमेट तक पूरी करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए उन्हें पॉलिनेशन की फिनोमिना करनी पड़ती है। यानी पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर या स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। तो इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करने के लिए प्लांट्स को पॉलिनेशन करना पड़ता है और ये पॉलिनेशन उनका कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और उन्हें दूसरे फैक्टर्स के माध्यम से भी पॉलिनेशन होता है। जब एबायोटिक फैक्टर्स की हेल्प से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एबायोटिक एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे कि हवा और पानी।
तो ये पॉलिनेशन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें नई स्पीशीज लाना है, नई स्पीशीज के प्रोडक्शन के लिए नई फॉर्म होने वाली स्पीशीज जो है नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं। तो स्पीशीज के सर्वाइवल और उसके स्पीशीज के इवोल्यूशन दोनों को पूरा करने के लिए नेचर ने क्रॉस पॉलिनेशन की व्यवस्था की है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन की फिनोमिना प्लांट्स में होती है। साथ ही क्रॉस पॉलिनेशन से पौधों में जो बनने वाले फ्रूट्स हैं उनका विगर अच्छा होता है, वो लार्ज साइज के हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फ्रूट अच्छा हो सकता है, साथ ही नंबर ऑफ सीड्स भी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेचर ने खुद ही उनमें क्रॉस पॉलिनेशन की व्यवस्था की है, अरेंजमेंट किया है। और ये जो सीड का फॉर्मेशन बहुत आवश्यक होता है प्लांट स्पीशीज में, क्योंकि सीड में ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्टेड होती है, सुरक्षित होती है। तो सीड को बनाने के लिए और प्लांट स्पीशीज को पेरिनेट करने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए पॉलिनेशन की फिनोमिना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पीशीज की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या आवश्यक है? क्रॉस पॉलिनेशन बहुत आवश्यक है। और इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए नेचर ने अलग अलग तरह के फैक्टर्स का अरेंजमेंट किया है, बायोटिक फैक्टर्स दिए हैं। बायोटिक फैक्टर्स में आपने देखा कि इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, एनिमल बीइंग सभी जो है प्लांट्स के पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्पफुल होते हैं। उसी तरह एबायोटिक फैक्टर में हवा और पानी दोनों ही पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्पफुल होते हैं और इस प्रकार से प्लांट्स में पॉलिनेशन के फिनोमिना को पूरा करते हैं। रेफरेंसेस, तो आप पॉलिनेशन पढ़ने के लिए एम्ब्रियोलॉजी की बुक पढ़ें। एम्ब्रियोलॉजी बाय भोजवानी एंड भटनागर, एम्ब्रियोलॉजी बाय पी माहेश्वरी, प्लांट एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बाय सिंह पांडे एंड जैन। BSc सेकेंड ईयर की बॉटनी युगपोत प्रकाशन में भी अच्छा दिया हुआ, आप उसको पढ़ सकते हैं। बॉटनी बाय शैलेश कुमार वर्मा एंड DK सिंह के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे भी आपको काफ़ी कुछ मिलता है और ये लेक्चर भी आपको क्रॉस पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंसीज का क्या रोल होता है ये बताने के लिए उपलब्ध होगा। इस टॉपिक से आपको दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे डिस्क्राइब द क्रॉस पॉलिनेशन बाय एबायोटिक फैक्टर, एंड दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोफिली एंड एनेमोफिली, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडॉप्टेशन फॉर हाइड्रोफिली एंड एडॉप्टेशन फॉर एनेमोफिली। थैंक्स, धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसमें ज़रूर अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए, ताकि मैं उन आपके कमेंट्स के अनुसार अपने नए लेक्चर्स को आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू सो मच।